हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमनप्रीत सिंह चड्ढा और आप मेरे को देख रहे हैं केजीएस ऐप पर। एक बहुत शानदार सब्जेक्ट हमारा चल रहा है जिसका नाम है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। सिविल इंजीनियरिंग की धड़कन है ये, बट बच्चों को अनफॉर्चुनेटली पता नहीं है। उन्हें लगता है कि एक सब्जेक्ट 2 या 3 नंबर का आता है तो इतना फोकस नहीं करना चाहिए। बहुत गलत सोच है, क्योंकि सॉइल मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटीरियल्स, इन 3 सब्जेक्ट का जो बेस है वो इस सब्जेक्ट से आता है। तो आई होप आपको ये सब्जेक्ट समझ आ रहा है, आप इस सब्जेक्ट को एंजॉय कर रहे हो। प्रीवियस सेशन में मैंने आपको अभी तक जो क्वेश्चन आए थे एग्जाम में उनके बारे में बताया। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ रहे हैं, आपको सॉल्यूशन समझ में आ रहे हैं, आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। तो प्यारे बच्चों, आज हमारा जो लेक्चर है, दिस इज लेक्चर नंबर 6। तो आज हम लेक्चर नंबर 6 कवर करेंगे और आज हम पढ़ेंगे सपोर्ट रिएक्शंस। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इस टॉपिक का बच्चों मेजर यूज आपको सोम में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, सोम में ही नहीं, सिर्फ स्ट्रक्चर एनालिसिस में भी जरूरत है इसकी, आरसीसी में भी जरूरत है इसकी और स्टील में भी है। तो जो हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, तो उसमें सपोर्ट रिएक्शंस की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, तो आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। सोम की एक खिड़की सी आज खुलेगी तो आपको सोम का आज एक छोटा सा व्यू दिखेगा। चलिए, सभी बच्चों को गुड आफ्टरनून। बिल्कुल एक होमवर्क वाला क्वेश्चन था, उसको भी जरूर करेंगे। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं पहले। कल अनफॉर्चुनेटली आपकी क्लास नहीं हो पाई, मुझे एकदम इमरजेंसी में जाना पड़ गया था कहीं। प्रणाम, नमस्ते, हेलो एंड गुड आफ्टरनून। तो प्यारे बच्चों, कैसा चल रहा है सब कुछ, जीवन कैसा चल रहा है? तो आज हम सपोर्ट रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। बड़ा एक सिंपल सा सवाल आता है कि सपोर्ट क्या होता है, फिर हम समझेंगे कि सपोर्ट पर रिएक्शन क्या होता है। देखिए बच्चों, अगर हम बिल्कुल सिंपल भाषा में बात करें तो सपोर्ट क्या है, व्हाट इज अ सपोर्ट? तो बच्चे, सपोर्ट वो कंपोनेंट होता है स्ट्रक्चर का जिस पर कोई भी मेंबर रेस्ट करता है या जिस पर मेंबर अपना लोड ट्रांसफर करता है। तो सपोर्ट क्या है? दे आर द कंपोनेंट्स ऑफ स्ट्रक्चर on which a member rests। या यहां पर इन सपोर्ट्स पर मेंबर लोड ट्रांसफर करता है और दे आर दी कंपोनेंट्स on which the member transfers load। the member transfers load। ठीक है, तो जैसे एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल, ये कोई मेंबर है और इसको मैंने पकड़ लिया ऐसे, तो ये मेंबर सपोर्ट पर रेस्ट में है। तो सपोर्ट्स पर मेंबर जो होते हैं वो रेस्ट पर आते हैं या इनके ऊपर रखे जाते हैं, और जब आप इनको इनके ऊपर रखते हो, मेंबर्स को सपोर्ट के ऊपर रखते हो, तो ये लोड ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, तो अगर हम सिंपल रूप से परिभाषा देखें तो इन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, ए सपोर्ट रेफर्स टू अ कंपोनेंट। तो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में सपोर्ट एक वो कंपोनेंट है दैट होल्ड अप्स और सिक्योर द स्ट्रक्चर। होल्ड अप मतलब जो रोक कर रखता है, होल्ड्स अप। तो होल्ड्स अप मतलब रोक कर रखना, मतलब टू कीप इट एट रेस्ट, टू कीप एट रेस्ट, रेस्ट पर रखना मेंबर को।
और सिक्योर्स अ स्ट्रक्चर। सिक्योर मतलब कि स्ट्रक्चर मूव ना करे, ठीक है। प्रोवाइडिंग द नेसेसरी स्टेबिलिटी टू विथस्टैंड वेरियस लोडेड एंड फोर्सेस। तो बच्चे सपोर्ट की मदद से आप एक स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराते हो अगेंस्ट लोड्स एंड फोर्सेस। तो अगर आपसे कभी कोई पूछे कि भाई सपोर्ट की जरूरत क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ सपोर्ट, तो आप बोलोगे इट प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी। सो सपोर्ट्स प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा कौन से सपोर्ट्स हैं, कैसे आता है, एवरीथिंग, डोंट वरी। Supports are critical in ensuring that structures such as building, bridges and other infrastructure remain safe and functional. तो बच्चे सपोर्ट्स की ही मदद से कोई भी कंस्ट्रक्शन जो होता है वो सेफ रहता है। तो सपोर्ट्स जो है ये स्टेबिलिटी एंड सेफ्टी प्रोवाइड कराते हैं। अगर आप सपोर्ट को अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, सपोर्ट को नहीं समझेंगे, तो आप स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी को नहीं समझ सकते। अब सपोर्ट्स पर जो रिएक्शन क्या होता है, इंटरनल फोर्स। सपोर्ट पर जो रिएक्शन इंड्यूस होता है हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे उनके बारे में। सो व्हाट आर रिएक्शंस, तो हमने पहले भी समझा है कि रिएक्शंस क्या होते हैं, दे आर इंटरनल फोर्सेस। सो दे आर इंटरनल फोर्सेस। तो बच्चे सपोर्ट पर इंटरनल फोर्सेस जो इंड्यूस होती है उनको सपोर्ट रिएक्शंस बोलते हैं। तो सपोर्ट रिएक्शंस क्या हो गया, जो हमारे टॉपिक का नाम है सपोर्ट रिएक्शंस। बच्चे क्या हो गया, दे आर द इंटरनल फोर्सेस, दे आर द इंटरनल forces induced at support। भाई बच्चों वीडियो का कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है? एक बार ही कमेंट सेक्शन में बता सकते हो भाई, इज वीडियो ऑडियो ऑल वेल? ये एन एन मतलब फिल इन द ब्लैंक नहीं है सही? जिन बच्चों को थोड़े क्लैरिटी इश्यू है एक बार आप अपने इंटरनेट को फिर से कनेक्ट करके देखो। चलो क्लियर, ठीक है, ओके, वेरी गुड। तो प्यारे बच्चों सपोर्ट क्या है, ये वो कंपोनेंट है जिसपे आप किसी भी मेंबर को रेस्ट कराते हो। सपोर्ट के थ्रू लोड शेयर किया जाता है बाकी कंपोनेंट्स में। सपोर्ट से स्टेबिलिटी और सेफ्टी के लिए दिए जाते हैं। रिएक्शंस वो इंटरनल फोर्सेस हैं जो इंड्यूस होती है बॉडी में, और सपोर्ट पर जो इंटरनल फोर्सेस इंड्यूस होंगी हम उनको पढ़ते हैं, ठीक है। पहले भी मैंने कई बार ही बताया है बट मैं दोबारा बता देता हूं कि जो लोड होता है, लोड एक्सटर्नल फोर्स होता है। तो सपोर्ट या रिएक्शंस तो इंटरनल फोर्सेस है और लोड एक्सटर्नल फोर्स होता है। तो लोड इज एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। अब बात आती है टाइप्स ऑफ सपोर्ट की। तो बच्चे सपोर्ट कई टाइप के होते हैं बट हमें 3 प्राइमरी सपोर्ट्स को समझना होता है। ये है हिंज्ड, फिक्स्ड एंड रोलर, ठीक है। बहुत सिंपल कंसेप्ट से समझते हैं, इलैबोरेशन में समझेंगे, अभी मैं आपको बेसिक समझाता हूं। सबसे पहले हिंज्ड सपोर्ट, ठीक है। सबसे पहले हिंज सपोर्ट आ गया। तो बच्चे हिंज सपोर्ट क्या होता है, हिंज सपोर्ट में हम बोलते हैं कि ये रोटेशन अलाउ करता है। आपको इस तरीके से डेफिनेशन जरूर पढ़नी है। तो जो रोटेशन है वो अलाउड है
बट जो ट्रांसलेशन है वो अलाउड नहीं है। अब इसका मतलब क्या है, मैं आपको एक बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूं। इस पर एक YouTube शॉर्ट भी बनाया था मैंने। आप वो YouTube शॉर्ट हमारे चैनल पर YouTube पर देखना, KGS इंजीनियर्स पे आपको वहां दिखेगा। जैसे डोर है, हमारे घर में जो दरवाजा है, हिंज लगी होती है दरवाजे पे, तो हैंडल से आप क्या करते हो, दरवाजे को खोलते हो। तो जब आप दरवाजे को खोलते हो, दरवाजा साइडवेज या ऊपर नीचे नहीं होता, आगे पीछे या ऊपर नीचे नहीं होता, वो एक एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है। तो हम ये बोलते हैं कि जो हिंज सपोर्ट होता है ये रोटेशन अलाउ करता है। ट्रांसलेशनल का मतलब होता है, ट्रांसलेशनल मूवमेंट होता है ऊपर नीचे एंड आगे पीछे। तो बच्चे जो हिंज सपोर्ट है ये ट्रांसलेशनल मूवमेंट अलाउ नहीं करता बट रोटेशन अलाउ करता है। ठीक है। अब फिक्स सपोर्ट में क्या होता है, मान लीजिए जो आपका डोर है जहां पर वो रोटेट होता है, जहां हिंज लगी होती है, वहां पर आपने कंक्रीट से ढक दिया। अब आगे पीछे ऊपर नीचे तो पहले भी नहीं हो पा रहा था, अब आपने क्या करा, उसको दरवाजे को खोलने की कोशिश करी, तो अब दरवाजा खुलेगा भी नहीं। क्यों नहीं खुलेगा, क्योंकि आपने जहां हिंज लगी थी वहां कंक्रीट लगा दिया। तो प्यारे बच्चों, अगर एक सपोर्ट फिक्स्ड है, ये भी मैं प्रॉपर लिखूंगा अभी बट समझाने के लिए, ये अगर एक सपोर्ट फिक्स्ड है तो रोटेशन और ट्रांसलेशन दोनों ही अलाउड नहीं होंगे। लास्ट होता है बच्चों रोलर सपोर्ट। सॉरी, हट जा भाई। तो लास्ट है बच्चे रोलर सपोर्ट। बच्चे रोलर सपोर्ट देखने में इस तरीके का होता है। अब जैसे ये सपोर्ट अगर है कहीं और इसके ऊपर मेंबर रखा हुआ है, तो मेंबर आगे पीछे तो हो सकता है। तो हम ये बोलते हैं कि ये सपोर्ट हिंज के जैसा है, ये रोटेशन तो अलाउ करता है, और जो ट्रांसलेशन है वो अलाउ करता है बट एक डायरेक्शन में। जैसे ये आगे पीछे ऊपर नीचे हो पा रहा है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं। ये रोलर सपोर्ट है, दिस इज रोलर सपोर्ट। तो जैसे आपके घर का जो स्लाइडर डोर होता है, तो ये रोलर सपोर्ट है, तो बॉडी आगे पीछे हो सकती है, नीचे नहीं आ सकती, और हम ये बोलते हैं कि रोलर सपोर्ट के अबाउट रोटेशन हो रहा है। तो रोलर सपोर्ट में क्या होता है, ट्रांसलेशन इज अलाउड, ट्रांसलेशनल मूवमेंट इज अलाउड अबाउट या इज अलाउड इन ए सिंगल डायरेक्शन। एक डायरेक्शन में ही अलाउड होता है। अब कोई बच्चा बोल सकता है, किसी बच्चे ने ऐसे पढ़ा हो कहीं कि सर हम इसे वर्टिकल डायरेक्शन या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन बोल देते हैं कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अलाउड होता है। ऐसा नहीं है, आप आगे जाके पढ़ोगे कई बारी रोलर सपोर्ट इस तरीके से लगा होता है, तो बॉडी ऊपर नीचे हो सकती है, और कई बारी रोलर सपोर्ट इस तरीके से लगा होता है, बॉडी आगे पीछे हो सकती है। तो कभी ये नहीं बोलना चाहिए कि बॉडी हॉरिजॉन्टल प्लेन में या वर्टिकल प्लेन में ही मूव करेगी। डिपेंड करता है जहां रोलर सपोर्ट लगा है, रोलर सपोर्ट जहां लगा है उस डायरेक्शन के बेसिस पर आप बताओगे कि कहां ट्रांसलेशनल मूवमेंट होगा। तो पहले प्यारे बच्चों मुझे ये बताओ, ये तीनों डेफिनेशन समझ में आई? बेसिक हिंज सपोर्ट, फिक्स सपोर्ट एंड रोटेशन या रोलर सपोर्ट, ये समझ में आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हम इसको पढ़ेंगे, बट सोम में तो बिल्कुल एकदम डेप्थ में जाके पढ़ेंगे, अभी भी पढ़ेंगे हम। चलिए, बहुत बढ़िया।
तो अब बच्चों इनको थोड़ा अच्छे से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हिंज सपोर्ट, जैसे रियलिटी में हिंज सपोर्ट आपको ऐसा देखने को मिलता है, ठीक है, रोटेशन होगा बट बॉडी आगे पीछे या ऊपर नीचे नहीं होती है। तो हिंज सपोर्ट को अगर हम बुक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इनको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, इस तरीके से। तो बच्चे हिंज सपोर्ट इस तरीके से रिप्रेजेंट की जाती हैं। अब जैसे मान लेते हैं कि इस हिंज सपोर्ट के ऊपर ये इस तरीके से बीम रखी हुई है, ठीक है। तो ये हिंज सपोर्ट का रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ हिंज सपोर्ट। तो हिंज सपोर्ट क्या करता है, दिस सपोर्ट, अभी मैंने कई बार लिखा बट एक और लिख देता हूं मैं, दिस सपोर्ट अलाउज रोटेशन, जैसे यहां रोटेशन हो सकता है बट रेजिस्ट ट्रांसलेशनल मूवमेंट। ट्रांसलेशनल मूवमेंट को रोक देता है, ठीक है। अब सोचिए अगर एक बॉडी में ट्रांसलेशनल मूवमेंट अलाउड है, मैं आपको बहुत सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूं। डेफिनेटली आप जहां बैठे होंगे आपको एक दरवाजा दिख रहा होगा, एक डोर दिख रहा होगा। सोचिए आपने डोर को रोटेट नहीं कर रहे हो, आप खींच रहे हो डोर को। आपने बोला कि सर मुझे ना इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कराना है, अपने दरवाजे को हिंज के अबाउट जो लगा हुआ है। आपने डोर खींचा तो डोर मूव नहीं होगा, क्योंकि जितना फोर्स आप लगा रहे हो उतना ही फोर्स डोर वापस लगा रहा है। आपने बोला सर ठीक है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं मूव हो रहा, मैं इसको वर्टिकल डायरेक्शन में मूव कराऊंगा। आपने डोर को ऊपर करने की कोशिश करी, डोर नहीं मूव हुआ, क्योंकि जैसे जितना फोर्स आप ऊपर लगा रहे हो हिंज ने उतना फोर्स नीचे लगा दिया। तो हम ये बोलते हैं कि जब हम एक हिंज का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, सो व्हेन वी ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ अ हिंज, तो हमें यहां पर दो रिएक्शन देखने को मिलते हैं, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और एक वर्टिकल डायरेक्शन में। तो ये करते क्या है, व्हाट आर दे डूइंग, ये वो रिएक्शंस हैं जो मूवमेंट को रेजिस्ट कर रहे हैं। इन रिएक्शंस की वजह से ट्रांसलेशनल मूवमेंट नहीं हो पा रहा है। जैसे मान लीजिए ये बॉडी है, ये मैंने पकड़ी हुई है तो रुकी हुई है, अगर मैं इसको छोड़ दूं तो नीचे आ जाएगी। तो मेरे हाथ ने इसको नीचे आने से रोका है, तो इसका वेट नीचे लग रहा है और मेरे हाथ की फोर्स इसको ऊपर लगा के बैलेंस कर रही है। तो बच्चे हम ये बोल रहे हैं कि बॉडी आगे पीछे या ऊपर नीचे नहीं हो सकती। इसका मतलब ये दो फोर्सेस है, ये रिएक्शंस है। लेट्स से ये रिएक्शन y डायरेक्शन का और ये रिएक्शन x डायरेक्शन का, जो कि ट्रांसलेशनल मूवमेंट को रोक रहे हैं। तो प्यारे बच्चों ये है फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ हिंज सपोर्ट। ये हिंज सपोर्ट का फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। अभी हम रिएक्शन निकालना सीखेंगे, बट पहले हमें यह पता होना चाहिए कि एक सपोर्ट का जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाया जाता है तो वहां कितने रिएक्शंस या कैसे रिएक्शंस आते हैं। सबसे पहले आप मुझे ये बताओ, फ्री बॉडी डायग्राम समझ में आया बच्चे? फ्री बॉडी डायग्राम कुछ क्लियर हुआ? बहुत अच्छा टॉपिक है और मैं फिर से बोल रहा हूं, इलैबोरेशन में तो सोम में तो इस पर हम पीएचडी करेंगे, बट यस चूंकि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में भी सपोर्ट रिएक्शंस इंपॉर्टेंट होते हैं तो यहां पर भी हम पढ़ेंगे। तो आप ऐसा अभी मत सोचना कि आप लेट से सोम के आपने कोई बुक उठाई और बड़ा हाई फाई न्यूमेरिकल देखा और आपने बोला अरे सर बड़ा हाई फाई न्यूमेरिकल है। सो डोंट वरी, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में थोड़ा सा हम बेसिक पढ़ेंगे और सोम में तो बिल्कुल अतलाश के ऊपर ले जाऊंगा मैं आपको, डोंट वरी, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आर एक्स और आर वाई ये फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। अब जैसे मैंने अभी आपको डोर के बारे में बताया, आप अगर किसी हार्डवेयर दुकान पे जाओगे ना तो आप ये बोलते हो कि दरवाजे की हिंज दे दो। तो आपने क्या करा, जब दरवाजे को खोला, ठीक है, तो दरवाजा हिंज के अबाउट रोटेट हो गया, तो आपको कोई रेजिस्टेंस ही नहीं मिला, है ना। तो हम ये बोलते हैं कि हिंज के अबाउट मोमेंट जीरो होता है। ये जो इंटरनल मोमेंट इंड्यूस हुआ ये जीरो है। जैसे मान लो आपने दरवाजे पर कंक्रीट लगा दिया, अब आपने दरवाजा खोला तो हिंज के अबाउट रोटेशन नहीं हुआ, बट आप तो मोमेंट लगा रहे हो। आप बोल रहे हो सर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो दरवाजा खुलना चाहिए, बट जितना मोमेंट आपने लगाया उतना मोमेंट दरवाजा वापस लगा रहा है।
तो फिक्स्ड एंड में मोमेंट इंड्यूस होता है सपोर्ट पर, बट अगर हम हिंज की बात करें तो लेट से अगर मैं बोलूं ये पॉइंट ए है, तो बच्चे ये बात हमेशा याद रखिए कि मोमेंट एट ए विल बी जीरो। तो हिंज सपोर्ट पर मोमेंट इंड्यूस नहीं होता है क्योंकि वहां पर रोटेशन है। ऐसे सोचिए कि रिएक्शन क्यों आए, क्योंकि बॉडी आगे पीछे ऊपर नीचे नहीं जा रही है। अगर चली जाएगी तो रिएक्शन आएगा ही नहीं। मैं अगर आपसे बोलूं कि इस बॉडी को मैंने ड्रॉप करा तो क्या लगा, इस पे बस वेट लगा। अब क्या हो रहा है कि मैंने अपने हाथ से रोका हुआ है, तो वेट और यहां जो रिएक्शन आ रहा है वो बैलेंस कर रहे हैं एक दूसरे को। तो जो चीज को रोका जा रहा है, किसी चीज से रोका जा रहा है ना, तो आगे पीछे ऊपर नीचे तो ये रोक रहे हैं, बट हिंज पे रोटेशन हो रहा है, तो मतलब मोमेंट इंड्यूस नहीं हो रहा है। तो आपको ये बात याद रखनी है कि जब आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे हिंज सपोर्ट का, तो आपको दो रिएक्शन दिखाने हैं वहां पर इस तरीके से। अगेन मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, क्योंकि अगर हम न्यूमेरिकल के लेवल को इंप्रूव कर दें तो हिंज इस तरीके से भी लग सकती है। तो हम ये बोलेंगे कि एक रिएक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर होता है और एक अलोंग होता है। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल शब्द बोलेंगे। एक रिएक्शन ये सरफेस है, इसके परपेंडिकुलर है, एक अलोंग है। हिंज को आपने टेढ़ा लगा दिया तो हिंज इस तरीके से जैसे मान लो अगर मैं आपसे बोलूं कि ये हिंज लगी हुई है इस तरीके से, तो आप मुझे इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, तो आप बोलोगे सर ये सरफेस है, एक इसके परपेंडिकुलर और एक इसके पैरेलल, तो ये फ्री बॉडी डायग्राम हो जाएगा। तो इसलिए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल शब्द का इस्तेमाल करने से हमें बचना चाहिए, सरफेस के परपेंडिकुलर और पैरेलल बोलना चाहिए। बच्चे ट्रांसलेशनली होता है, ये ट्रांसलेशनल फिजिक्स में होता है। जब आप एक प्लेन में मूव करते हो, एक्स वाई प्लेन में जब आप मूव करोगे तो आपके पास या तो एक्स डायरेक्शन है या वाई डायरेक्शन है, तो इसी को ट्रांसलेशनल मूवमेंट बोलते हैं। अब मुझे बताओ, बात समझ आई है? हिंज सपोर्ट क्लियर है? क्योंकि न्यूमेरिकल है बच्चे तभी होगा जब पहले आपको सपोर्ट की अच्छे से जानकारी हो। और ये जैसे बच्चों के दिमाग में कई बार ये होता है कि सर इसका कोई लाइव एग्जाम्पल, तो दिस इज द लाइव एग्जाम्पल। अब देखो, नेक्स्ट आता है फिक्स सपोर्ट। ये आपका फिक्स सपोर्ट है। तो बच्चे फिक्स सपोर्ट पे ट्रांसलेशनल मूवमेंट अलाउड नहीं होता और रोटेशन भी अलाउड नहीं होता है। भाई साहब कसम से इन्हें पता चल जाता है कि टीचर क्लास में है, इसी टाइम पे कॉल कर दो। फिक्स सपोर्ट में क्या होता है, तो एट सच सपोर्ट नीदर रोटेशन नॉर ट्रांसलेशनल मूवमेंट इज अलाउड। तो बच्चे यहां पर ना रोटेशन है ना ट्रांसलेशन है। कैसे दिखाते हैं? ये फिक्स सपोर्ट का रिप्रेजेंटेशन है। आउप्स, अरे भगवान जी, थोड़ा इसको जरा साफ सुथरा सा बना लेता हूं। ये क्या हो गया? ये कैसा कलर आ गया? क्या है ये वाला सिस्टम तो मुझे भी नहीं पता है, क्या करूं अब मैं? आप, मेरी मेहनत खराब हो गई, दोबारा लिखना पड़ेगा मेरे को। अरे क्या है भाई ये? भाई साहब गुस्सा आ रहा है मेरे को, कुछ अलग ही चीज हो गई ये तो। क्या है, ऐसे लिख देता हूं, रोटेशन, थोड़ा टाइम बचा लाता हूं, और ट्रांसलेशन, जो दोनों हैं नॉट अलाउड। और अगर इसको हम रिप्रेजेंट करें तो जैसे ये कोई बीम है, तो इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब बच्चे अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, तो सबसे पहले
जो बॉडी है वो ऊपर नीचे नहीं हो रही है फिक्स सपोर्ट पर, तो यहां पर रिएक्शंस आने चाहिए जो बॉडी को ऊपर नीचे और आगे पीछे होने से रोक रहे हैं। अब मैंने आपको बताया जैसे यहां पर ये फिक्स सपोर्ट है तो यहां रोटेशन नहीं हो रहा। रोटेशन नहीं होने का मतलब ये कि कोई है जो रोटेशन को रोक रहा है। तो रोटेशन को रोकने के लिए यहां पर एक मोमेंट भी आता है। तो अगर आप एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे फिक्स सपोर्ट का तो यहां पर दो रिएक्शन आएंगे, लेट्स से RA एंड RA1 और एक मोमेंट आएगा। यही अगर आप हिंज सपोर्ट के लिए बनाओगे बेंड फ्री बॉडी डायग्राम तो सिर्फ दो रिएक्शन आएंगे। बच्चों बात समझ आई? हाँ बिल्कुल, कब्जा कब्जा बोलते हैं ये जो हिंज होती हैं। बहुत बढ़िया। एक और चीज देख लेते हैं, रोलर सपोर्ट। तो बच्चे रोलर सपोर्ट में क्या होता है, ट्रांसलेशनल मूवमेंट एक डायरेक्शन में अलाउड होता है एंड रोटेशन इज अलाउड। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, ये सोम में बहुत पढ़ना है आपने, आरसीसी में भी पढ़ना है ये सब। तो अगर हम सपोर्ट का रिप्रेजेंटेशन देखें तो जैसे आप यहां देख रहे हो ये सपोर्ट इस तरीके से दिखाया जाता है। तो अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो प्यारे बच्चों आप ये देख सकते हो कि ये बॉडी आगे पीछे तो हो सकती है, अगर मैं इस बॉडी को पकड़ के आगे पीछे कर सकता हूं। रिएक्शन तब आएगा जब रेजिस्टेंस हो। ये बॉडी नीचे नहीं जा सकती। तो नीचे क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि कोई है जो इसको नीचे जाने से रोक रहा है। तो यहां पर सिर्फ एक रिएक्शन आएगा। तो ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम और ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में हमने इक्विलिब्रियम फोर्सेस में पढ़ा था। ठीक है बच्चों, पहले मुझे बताओ यहां तक की बेसिक टर्म्स क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए ये। अब ये कैसे पता चले कि आपको एक कंसेप्ट क्लियर है या नहीं है? इसको खुद को समझाओ, अपने दिमाग में समझाओ फिक्स सपोर्ट ये होता है, और अगर आप अपने आंसर से संतुष्ट हो तो इसका मतलब आप समझ गए हो। देखो रोलर सपोर्ट जैसे कि आप देख रहे हो बॉडी आगे पीछे हो सकती है। अब ये जो पॉइंट है ये पॉइंट नीचे नहीं आ सकता बट आगे पीछे हो सकता है। तो ट्रांसलेशनल मूवमेंट एक डायरेक्शन में अलाउड है ना, ये बॉडी आगे पीछे हो सकती है और रोटेशन अलाउड होता है। बॉडी नीचे नहीं आ सकती तो इसलिए बोलते हैं ट्रांसलेशनल मूवमेंट इज अलाउड इन वन डायरेक्शन। अब एक शब्द में लगातार बोल रहा हूं वो है बीम। तो एज अ सिविल इंजीनियर ये तो हमारा परम कर्तव्य है कि हमें बीम की डेफिनेशन पता हो। ठीक है, तो बीम क्या होती है बच्चे? हम ये बोलते हैं कि बीम इज अ ट्रांसवर्स मेंबर। इट इज ए ट्रांसवर्स मेंबर। अब भैया इसका मतलब क्या होता है? ट्रांसवर्स मेंबर का मतलब क्या होता है? ट्रांसवर्स मेंबर वो होते हैं जिनमें लोड उनकी लेंथ के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। तो इन सच मेंबर्स लोड इज परपेंडिकुलर टू द लेंथ। तो ये बेसिक डेफिनेशन है, पता होनी चाहिए, पता भी होंगी आपको। तो इन सच मेंबर्स लोड इज परपेंडिकुलर टू द लेंथ। लेंथ के परपेंडिकुलर होता है। अब बात ये आएगी क्योंकि सपोर्ट्स का रोल कॉलम में भी बहुत होता है, आरसीसी में भी हम बहुत पढ़ते हैं। तो कॉलम की डेफिनेशन क्या होती है बच्चे? कॉलम में क्या होता है, जो लोड होता है या ये एक्सियली लोडेड कंप्रेसिव मेंबर होता है।
So it is an axially loaded compressive member. और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, कॉलम्स हमेशा वर्टिकली अलाइंड होते हैं. कॉलम्स आर वर्टिकली अलाइंड, वर्टिकल होते हैं. अगर कॉलम वर्टिकल अलाइंड नहीं है तो इसको कॉलम ना बोल के स्ट्रट बोलते हैं. ठीक है, तो अगर मैं कॉलम बनाऊं यहां पर, तो बच्चे वर्टिकल होगा कॉलम और इस पर लगने वाला लोड कंप्रेसिव होगा और एक्सियल होगा. ठीक है, बेसिक डेफिनेशन है, क्योंकि सपोर्ट्स में आप इन चीजों को ये बहुत यूज करोगे. कंप्रेसिव लोड लग रहा है. ठीक है, अब इस बार आप देख रहे हो लोड जो है वो लेंथ के अलोंग है, तो इसको बच्चे हम बोलेंगे कॉलम. और अगर कंप्रेसिव लोड है बट बॉडी हॉरिजॉन्टली इंक्लाइंड है तो स्ट्रट बोलते हैं. कॉलम एक प्रकार का स्ट्रट ही होता है. अगर यही मेंबर एक्सियली टेंसाइल लोड में है तो इसको टाई बोलते हैं. ठीक है, ये सब चीजें हम आगे जाके पढ़ेंगे. अब आता है टाइप्स ऑफ लोडिंग, क्योंकि अगर हमें रिएक्शन निकालने हैं तो हमें लोडिंग के प्रकार पता होना चाहिए. मैंने अभी बताया कि लोडिंग का मतलब क्या है, एक्सटर्नल फोर्स. लोडिंग इज एक्सटर्नल फोर्स. तो बच्चे तीन टाइप की लोडिंग हमें देखने को मिलती है. हमारे लिए जो जरूरी है वो है कंसंट्रेटेड लोड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यूनिफॉर्मली वेरिइंग लोड. तो बच्चे इसको UDLB बोलते हैं और इसको UVL बोलते हैं. मेरे कर्सिव हैंडराइटिंग में तुम लोग फंस ना जाओ तो मैं ऐसे लिख देता हूं UVL, यूनिफॉर्मली वेरिंग. ठीक है, क्या होता है ये समझते हैं. तो बच्चे सबसे पहले पॉइंट लोड या कंसंट्रेटेड लोड होता है. जैसे कि नाम बता रहा है, ऐसे केस में लोड एक पॉइंट पर फोकस्ड होता है. जैसे मेरा ये हाथ है, इसके ऊपर मैंने ये लोड लगाया, तो आप देख रहे हो सारा लोड एक पॉइंट पर कंसंट्रेटेड है, फोकस्ड है, तो इसको पॉइंट लोड बोलते हैं. तो एंटायर लोड इज concentrated एट ए पॉइंट. एक पॉइंट पर सारा लोड कंसंट्रेटेड है. ठीक है, तो इसको बोलते हैं पॉइंट लोड. इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना बहुत आसान है, एज इट इज होता है. तो जैसे ही आप W1 W2 देख रहे हो, ये कंसंट्रेटेड लोड है. ठीक है, अब आता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड. यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड क्या हो गया, ये जो मेरा फोन है, ठीक है, जो मेरा महंगा फोन है सैमसंग Z Flip 5, वेरी एक्सपेंसिव फोन. मुझे अपना फोन का बताना है कि महंगा फोन मैंने खरीदा है, तो मैंने अब ये फोन रखा है इस तरीके से. तो आप देख सकते हो दी एवरीवेयर द लोडिंग इज सेम. तो लोड फैला हुआ है बट उसकी इंटेंसिटी हर जगह सेम है, तो इसको बोलेंगे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड. तो यूडीएल में क्या होता है, लोड बटा हुआ होता है. लोड इज डिस्ट्रीब्यूटेड, फैला हुआ है. लोड इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ स्पैन, एक स्पैन के ऊपर, ओवर अ स्पैन, बट एवरीवेयर द इफेक्ट और इंटेंसिटी इज सेम. बट everywhere the intensity is same. हर जगह उसकी इंटेंसिटी सेम है. जैसे यहां पर आप देख रहे हो ये यूडीएल है, हर जगह इंटेंसिटी सेम है. ये यूडीएल का रिप्रेजेंटेशन है. यूडीएल को आप एक और तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो. तो जैसे मान लीजिए, ओ भगवान जी ये क्या है, जैसे मान लीजिए ये आपकी बीम है, तो यूडीएल का रिप्रेजेंटेशन एक और तरीके से भी किया जा सकता है. आप ये मान सकते हो कि जो यूडीएल है
वो रेक्टेंगुलर शेप का बन रहा है इस तरीके से। तो यहां पर इफेक्ट हर जगह सेम है। So this is the representation of UDL. This is the representation of UDL. तो या तो इस तरीके से दिखा दो या इस तरीके से दिखा दो। UDL को दिखाते कैसे, ये होता है W न्यूटन या किलो न्यूटन, जो भी है, किलो न्यूटन पर मीटर। लोड पर यूनिट लेंथ होता है, फैला हुआ है। तो यूडीएल होता है, इसको बच्चे लोड इंटेंसिटी बोल सकते हो आप, या इसको ऐसे मैं लिख देता हूं, लोड पर यूनिट लेंथ। एक्चुअली बच्चे बहुत जगह लगता है, एक बच्चे ने पूछा कि सर ये कहां पर लगता है यूडीएल। अगर एक बीम की बात हम करें, एक बीम की बात करें, ठीक है, एक रेक्टेंगुलर बीम की बात करें, तो जो इसका सेल्फ वेट होता है, बीम का जो सेल्फ वेट होता है, रेक्टेंगुलर बीम का जो सेल्फ वेट होता है, वो बच्चे यूडीएल ही माना जाता है। अगर आपने अपने कॉलेज में अभी आरसीसी पढ़ लिया हो, वैसे मैंने यहाँ पे भी आरसीसी पढ़ा दिया है, तो हमने देखा है कि जो बीम्स होती है उनका सेल्फ वेट जो होता है वो यूडीएल होता है। ठीक है, तो यूडीएल का एक एग्जाम्पल ये हो गया। नहीं तो आपने लोड इस तरीके से लगाया कि एवरीवेयर द इफेक्ट इज सेम, तो वो यूडीएल हो जाएगा। पॉइंट लोग बच्चे कॉलम्स के केस में है। अब इवन जैसे हम कोई एक स्ट्रक्चर देखे, कोई भी आप कॉलम का पार्ट उठा लो, तो कॉलम का जो लोड होता है वो हमेशा एक्सियल माना जाता है। फुटिंग पे जो लोड होता है वो एक्सियल माना जाता है। तो ये एग्जम्पशंस होते हैं। एक्चुअल में पता है क्या होता है, लोड कभी भी एंटायरली एक्सियल हो नहीं सकता। पॉइंट लोड एक्चुअल में होता नहीं है, बट कैलकुलेशन को आसान करने के लिए मान लेते। तो जो कॉलम पर लोड आ रहा है, जो फुटिंग पर लोड आ रहा है, उनको एक्सियल मान लिया जाता है। एक्सियल मतलब पॉइंट लोड मान लिया जाता है। अरे मेरे प्यारे बच्चे ने क्या बात बोली है, फोल्ड फोन ऑल्सो हैव हिंजेस, यहां लगे हुए हैं हिंज। तो दिस इज हिंज। अब कोई बच्चा मेरे से बोले कि सर इसको आगे पीछे और ऊपर नीचे कर दीजिए, तो नहीं हो पाएगा, बट रोटेशन हो सकता है। वेरी गुड अभिषेक, काफी अच्छा ऑब्जर्वेशन था, वेरी गुड। ठीक है, अब बच्चों बात आती है इसके फ्री बॉडी डायग्राम की। ठीक है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा, देखो। तो जैसे मान लेते हैं ये यूडीएल है, ये बीम है, इस पर, अरे भगवान जी ये क्या हो रहा है, इस पर मैंने यूडीएल लगाया। अब मैंने आपसे बोला इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए। तो मान लीजिए लेंथ एल है और डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर का यूडीएल लग रहा है। फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ता है रिएक्शंस को अगर आप निकालना चाहते हैं। तो आप बोलोगे कि सर देखिए, हम एक सिंपल सा रूल लगाएंगे। इस सिंपल से रूल को हम बोलते हैं यूनिटरी मेथड। 4 एप्पल 50 रुपए के हैं, तो 2 एप्पल कितने के होंगे। तो 1 मीटर पे डब्ल्यू लोड लग रहा है, तो एल मीटर पे कितना लोड लगेगा, डब्ल्यू एल, टोटल लोड डब्ल्यू एल हो गया। कोई भी लोड कहाँ एक्ट करता है, उसके सेंट्रॉइड पे। हमने पढ़ा भी सेंट्रॉइड में कि जब लोड फैला हुआ होता है तो उसको एक पॉइंट पर लगा दिया जाता है, उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर। अब देखो कितना फायदा है, सेंट्रॉइड को पढ़ लिया हमने। जैसे ये लोडिंग है, ये रेक्टेंगुलर लोडिंग है बच्चे, रेक्टेंगल का सेंट्रॉइड कहाँ होता है, उसके सेंटर पर। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि आप मुझे इस लोडिंग का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, तो आप बोलोगे सर इसका रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। 1 मीटर पे डब्ल्यू एल पर डब्ल्यू एल, रेक्टेंगुलर लोडिंग है, तो बच्चे सेंट्रॉइड कहाँ होगा, सेंटर। तो अगर हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो इट विल बी लाइक दिस। टोटल लोड बच्चे कितना हो जाएगा, W इंटू एल, और कहाँ एक्ट करेगा, L/2 पर। तो दिस इज फ्री बॉडी डायग्राम। अभी मैं इस पे न्यूमेरिकल कराऊंगा तो चीजें और अच्छे से क्लियर होंगी, बट पहले ये देखो। अभी न्यूमेरिकल करेंगे थोड़े, मतलब 10 मिनट की थ्योरी है बस, और उसके बाद फिर न्यूमेरिकल ही करना है। हाँ हाँ एक बच्चा बोल रहा है कि सर पीछे फोल्ड होता है क्या, नहीं नहीं भैया नहीं होता है, तुम खरीद कर लेना, ये तो नहीं होता वैसे।
अरे ना मम्मा, सॉरी क्यों बोल रहे भाई, मजाक चल रहा है। ठीक है बच्चों, बात समझ आइए। बहुत बढ़िया। अब देखो, अब आता है यूनिफॉर्म वेरिइंग लोड। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन आता है बच्चों को, तो दूर करते हैं इस कंफ्यूजन को। बच्चे एक टर्म होती है सिर्फ वेरिइंग डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, वेरिइंग डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। जैसे कि नाम बता रहा है, लोड डिस्ट्रीब्यूटेड है, फैला हुआ है, बट वेरिइंग इंटेंसिटी का है। तो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ये हमने कोई बीम कंसीडर करी और इस पर जो लोडिंग इंटेंसिटी है वो इस तरीके से, दिस इज लोडिंग। ठीक है, रैंडम है, कोई भी रैंडम, तो वेरिएशन है। बट यूनिफॉर्म वेरिइंग क्या होता है कि वेरिइंग है बट एक यूनिफॉर्म तरीके से बदल रही है, इतना आगे गए तो इतना बदल गई, इतना आगे गए तो इतना बदल गई, कि यूनिफॉर्म वेरिएशन है। तो यूवीएल के केस में जो प्रॉपर ज्योमेट्रिकल शेप्स होती है ना, वो आ जाती हैं, जैसे ट्रायंगुलर। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि आप मुझे यूवीएल का एग्जाम्पल दो, तो जैसे एक तो आपने देखा ये ट्रेपेजॉइडल है, जो भी ज्योमेट्रिकल शेप्स है जिनके प्रॉपर एरिया आप निकाल सकते हो। कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ट्रायंगुलर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे ये है। तो बच्चे ये जो वेरिएशन है ये यूनिफॉर्म वेरिइंग है, क्योंकि ये एक सिंपल ज्योमेट्रिकल शेप से दिखाया जा सकता है। तो लेंथ L हो गया, ये W किलो न्यूटन पर मीटर हो गया। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि आप मुझे इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, तो आप बच्चे बोलोगे कि सर पहले हम इसका टोटल लोड पता करते हैं और देखते हैं कहां एक्ट करेगा। आपने बोला सर ट्रायंगल है, हम अभी पढ़कर आ रहे हैं कि ट्रायंगल का जो लोड है, या ट्रायंगल लोडिंग ट्रायंगल है ना, तो आप बोल सकते हो कि सर ट्रायंगुलर लोडिंग है, तो इसका जो सेंट्रॉइड होगा वो बेस से L/3 होगा। तो आपने बोला सर जो भी लोड की टोटल वैल्यू आएगी वो एक्ट करेगी L/3 पर, है ना। ये बेस है, इसको ऐसे घुमा दो तो बेस से L/3 होता है, तो यहां से L/3, तो ये डिस्टेंस हो गया 2L/3। अब बात ये आती है कि लोड होगा कितना। तो बच्चे लोड होता है इन ज्योमेट्रिकल शेप्स का एरिया। तो ये बात याद रखिए कि जो टोटल लोड होता है यूवीएल में या वीडीएल में, वो एरिया ऑफ लोडिंग होता है, लोडिंग का एरिया होता है। तो भैया ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एरिया क्या है भाई, ट्रायंगल बन रहा है ना ट्रायंगल, तो क्या है हाफ इंटू W इंटू L, मतलब WL/2। तो अगर हमें इस फिगर का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है तो इस फिगर का एरिया निकालिए। एरिया क्या हो गया WL/2। कहां एक्ट करेगा, ट्रायंगल के सेंट्रॉइड पर। सेंट्रॉइड कहां पर है, बेस से L/3। अब जैसे मान लो मैं आपसे बोलूं अच्छा आप मुझे इसके बारे में बताओ, आप बोलोगे सर ट्रेपेजॉइडल है। ट्रेपेजॉइडल का एक फॉर्मूला पढ़ा था, A+B/2A+B इंटू H/3। तो सेंट्रॉइड पता है, इसका एरिया निकाल लो। ट्रेपेजॉइड का एरिया क्या होता है, सम ऑफ द अपोजिट साइड्स A+B मल्टीप्लाइड बाई H/2, तो ट्रेपेजॉइडल हो गया। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में क्या होता है ना, ट्रेपेजॉइडल ज्यादा पूछा नहीं जाता क्योंकि ट्रेपेजॉइडल की कैलकुलेशन लंबी होती है, बट पढ़ सकते हैं, कर सकते हैं, करने में कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रायंगुलर ज्यादा पूछा जाता है। अब प्यारे बच्चों आप मुझे ये बताओ कि पॉइंट लोड की डेफिनेशन। पॉइंट लोड का फ्री बॉडी डायग्राम बहुत आसान होता है, कुछ होता है नहीं। लोड पहले आपने अगर देखो तो हमने हर लोड को पॉइंट लोड में बदला, तो पॉइंट लोड तो पहले से ही बदला ही हुआ, इसको तो जरूरत नहीं है। फिर आ गया यूडीएल, इसका फ्री बॉडी डायग्राम, और फिर आ गया यूवीएल। जो वीडीएल होता है, वेरिंग डिस्ट्रीब्यूटेड लोड होता है, वो कोई ज्योमेट्रिकल शेप नहीं होती, वो रैंडम शेप होती है। यूवीएल का मतलब होता है एक पर्टिकुलर ज्योमेट्रिकल शेप, एक पर्टिकुलर रिलेशन। तो यूवीएल का ये हो गया। अब जैसे आप बोलो कि सर इसका अगर हमें लोडिंग पता करनी है तो उसमें ना मैथमेटिक्स इंटीग्रेशन करते हैं, कर हम ये भी सकते हैं, ऐसा नहीं कि ये नहीं कर सकते। लोडिंग निकल जाएगी इंटीग्रल y dx से, इसका सेंट्रॉइड लोकेट करना बहुत मुश्किल है। तो ये आपसे यूवीएल
वीडीएल तो कभी नहीं पूछेंगे, वो किसी एग्जाम में नहीं पूछेंगे, यूवीएल पर ज्यादा चर्चा होती है। ठीक है, तो बच्चों अभी हमने क्या करा, अभी हमने टाइप्स ऑफ सपोर्ट पढ़ लिया। अब एक चीज और देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ बीम्स क्या होती हैं। वैसे तो यहाँ पे डिटर्मिनेट इनडिटर्मिनेट का कंसेप्ट आता है, वो अभी नहीं पढ़ा रहा मैं आपको, क्योंकि अगर मैं वो आपको पढ़ाऊंगा तो रिएक्शन निकालने का समय ही नहीं बचेगा, वो हम सोम में अच्छे से डेप्थ में पढ़ेंगे। तो बच्चे बीम्स में अगर हम देखें तो सिंपली सपोर्टेड बीम्स हैं, ओवर हैंगिंग बीम्स हैं, रोलर सपोर्टेड बीम्स हैं, हिंज्ड बीम्स हैं, और इन्हीं में एक और बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, वो आप बोल सकते हो कैंटिलीवर्स होती है, कैंटिलीवर बीम। तो अभी हम 3 टाइप की बीम्स में रिएक्शन निकालना सीखेंगे, कैंटिलीवर, सिंपली सपोर्टेड एंड ओवरहैंग। क्या होती हैं ये? सबसे पहले कैंटिलीवर क्या होती है? देखो, जैसे बच्चे ये कैंटिलीवर बीम है आपकी, तो कैंटिलीवर बीम्स क्या होती हैं? इनका एक एंड फिक्स्ड होता है, एक एंड फिक्स्ड होता है और एक एंड फ्री होता है। तो यहां सपोर्ट पर रिएक्शन निकालना हम सीखेंगे। तो दिस इज कैंटिलीवर बीम्स। बच्चे दूसरा होता है सिंपली सपोर्टेड बीम्स। सिंपली सपोर्टेड बीम्स में क्या होता है? इनका एक एंड हिंज्ड होता है और एक एंड रोलर सपोर्टेड होता है। तो एक एंड हिंज्ड है और एक एंड रोलर सपोर्ट। ठीक है, तो ये होती हैं सिंपली सपोर्टेड बीम्स, दे आर सिंपली सपोर्टेड बीम्स। तीसरी होती है बच्चे ओवर हैंगिंग बीम्स। जैसे कि नाम बता रहे हैं, हैंग, टंगी होती है ये। तो इनमें क्या होता है, कुछ पार्ट बीम का टंगा होता है, हवा में होता है, इस तरीके से हैंग कर रहा होता है। तो ये हो गई ओवर हैंगिंग बीम्स। ये जो पार्ट है इसको ओवरहैंग बोलते हैं, टंगा हुआ पार्ट। अब हम क्या करेंगे, इन 3 बीम्स में अलग अलग लोडिंग के लिए रिएक्शन निकालना सीखेंगे। ठीक है, जैसे ये सपोर्ट, ये सपोर्ट और ये सपोर्ट, जब इन पर यूडीएल, यूवीएल और पॉइंट लोड लगता है तो कितना रिएक्शन इंड्यूस होता है, हम वो निकालना सीखेंगे। अब आप मुझे ये बताइए, यहां तक अभी तक आपने जो भी पढ़ा, क्योंकि हमने एक तरीके से थ्योरी सारी पढ़ ली है, अब हमें सिर्फ न्यूमेरिकल करने, बचा हुआ समय इस सेशन में हमें सिर्फ हम न्यूमेरिकल करने। तो एक बारी मैं आपको बता देता हूं बच्चे, सपोर्ट हमने पढ़ा क्या होते हैं, सपोर्ट की डेफिनेशन, सपोर्ट्स के टाइप पढ़े हमने, हर टाइप को समझा, इनके फ्री बॉडी डायग्राम समझे, उसके बाद लोडिंग को समझा, लोडिंग के फ्री बॉडी डायग्राम समझे और टाइप्स ऑफ बीम्स को समझा। ठीक है, ये इसकी बहुत बेसिक सी थ्योरी है। अब हम रिएक्शंस निकालना सीखेंगे सपोर्ट्स पर। बच्चे दुर्गेश, चलो अभी दिखाता हूं मैं इसको। अब रिएक्शन निकालना सीखते हैं। ठीक है, स्टैंड मतलब कुछ केसेस को समझते हैं। अब जैसे ये एक फिक्स्ड बीम है, ठीक है, सॉरी फिक्स्ड कह रहा हूं, कैंटिलीवर, और यहां एक लोड लग रहा है, लेट से ये लोड W लग रहा है। मैंने आपसे बोला सपोर्ट पे बताइए कितना रिएक्शन लगा, सबसे आसान क्वेश्चन। सबसे पहला काम है फ्री बॉडी डायग्राम बनाना। आपने बोला कि सर ये बीम हो गई, ये फिक्स्ड एंड है। आपने बोला कि सर अभी हमने फ्री बॉडी डायग्राम पढ़ा कि जब फिक्स्ड बीम या फिक्स सपोर्ट को हटाते हैं तो 2 रिएक्शन आते हैं और एक मोमेंट आता है।
आपने बोला कि सर ये इस तरीके से लगा हुआ है। अभी आसान लगेगा, अभी बहुत टफ भी करेंगे, डोंट वरी। ये नहीं सोचना कि बस यही एक क्वेश्चन करना है। तो आपने बोला सर ये रिएक्शन आर ए हो गया, ये हॉरिजॉन्टल रिएक्शन ए हो गया, ये मोमेंट एट ए हो गया। मैंने आपसे बोला रिएक्शंस की वैल्यू बताइए, आर ए एच ए की वैल्यू बताइए, अभी मोमेंट के बारे में नहीं डिस्कस कर रहे। आपने बोला सर इक्विलिब्रियम है तो समेशन ऑफ फोर्सेस एक्स डायरेक्शन में 0 होनी चाहिए। आपने फिगर को अच्छे से देखा, आपने सर एक्स डायरेक्शन में सिर्फ एच ए लग रहा है, कोई और फोर्स लगी नहीं रही, तो बच्चे एच ए की वैल्यू हो गई 0। अब मैंने आपसे बोला कि अगर आप ध्यान से देखोगे तो समेशन ऑफ फोर्सेस वाई डायरेक्शन में भी 0 होना चाहिए। आपने बोला कि सर आर ए ऊपर लग रहा है, डब्ल्यू नीचे लग रहा है, तो अपवर्ड्स डब्ल्यू डाउनवर्ड्स, अपोजिट डायरेक्शन है। तो अगर आप आर ए को पॉजिटिव मान रहे हो तो आपने डब्ल्यू को नेगेटिव मानो, क्योंकि वो डाउनवर्ड्स लग रहा है, ये आपने 0 कर दिया। तो आपने बोला ये आर ए की वैल्यू हो गई डब्ल्यू, ठीक है, आर ए की वैल्यू होगी डब्ल्यू। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। तो सपोर्ट पर कितना रिएक्शन आया, डब्ल्यू। कंटिन्यूअस बीम, फिक्स्ड बीम, प्रोप्ड कैंटिलीवर्स, इन सबको बच्चे सोमो स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे, क्योंकि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में अगर मैंने ये पढ़ा दिया तो ट्रस्ट मी एक सेशन में ये हो ही नहीं सकता। जब मैं आपको सोम में भी पढ़ाऊंगा तो बहुत सारे सेशंस लूंगा मैं, इसीलिए मैं बोल रहा हूं आप सोम से कंफ्यूज मत हो, क्योंकि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के सिलेबस में सपोर्ट रिएक्शन टर्म लिखी होती है। तो अगर मैं इसमें बहुत डेप्थ में अभी चला गया तो बहुत सारा सेशन देने पड़ेंगे। तो सोम में हम पढ़ेंगे, डोंट वरी। जिन्होंने सोम पढ़ रखा है उन्होंने देखा है कि पढ़ाया था उस टाइम पे, जिन्होंने नहीं पढ़ा है डोंट वरी, सोम में पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन। आप बोलोगे सर ये तो बहुत सिंपल था। अब क्वेश्चन को थोड़ा सा बढ़ाते हैं, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। अब क्या करते हैं, फिर से एक कैंटिलीवर, पहले कैंटिलीवर को समझ लेते हैं। अब मैंने क्या करा, एक लोड ये लगाया, एक लोड ये लगाया। ये मैंने आपसे बोला 10 न्यूटन है, ये मैंने आपसे बोला 20 न्यूटन है। मैंने आपसे बोला कि सपोर्ट पर रिएक्शन बताइए कितना होगा। तो बच्चे कितना रिएक्शन आएगा सपोर्ट पर। अभी आसान लगेंगे, अभी मैं एकदम हाई फाई क्वेश्चन कराऊंगा, बैंड बज जाएगी। हाँ हाँ बिल्कुल आप कर सकते हो बिट्टू। तो बच्चे आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम आपने बोला कि सर ये हो गया, सपोर्ट हटाया तो यहां पर रिएक्शन लगाया। आपने बोला सर हॉरिजॉन्टल रिएक्शन नहीं लगा रहे, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स ही नहीं है। जब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है तो एच ए 0 होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स ही नहीं है। तो आपने बोला कि सर एक फोर्स ये होगी, एक फोर्स ये होगी, ये 10 न्यूटन, ये 20 न्यूटन, ये रिएक्शन आर ए। आपने बोला सर समेशन ऑफ फोर्सेस वाई डायरेक्शन में 0 कर दीजिए, तो आर ए -10 -20 को 0 कर दीजिए, तो आर ए की वैल्यू हो गई 30 किलो न्यूटन। प्यारे मासूम बच्चों, आपको एक बात बताओ, मैं आगे जाके सोम में पढ़ेंगे, सपोर्ट पर जितना रिएक्शन होता है ना, वहां पर उतनी शीयर फोर्स भी होती है। ये आपका एसएफडी का भी बेस बनेगा अभी, है ना। बहुत आसान है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको ये लग भी रहा होगा कि सर इतना आसान क्वेश्चन क्यों करा रहे हैं आप। चलो अब एक लेवल ऊपर बढ़ते हैं। तो मैंने क्या करा, ये लगाया, ये लगाया, देखते हैं कितने बच्चे आंसर देते हैं। यूडीएल लगाया, W किलो न्यूटन पर मीटर का लेंथ L है। चलो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कितना रिएक्शन आएगा। आसान लगना चाहिए क्वेश्चन, कितना रिएक्शन आएगा। व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ रिएक्शन एट द सपोर्ट नाउ। आप बोलोगे सर टोटल लोड निकाल लेते हैं। प्यारे बच्चों टोटल लोड कैसे निकालोगे, आप बोलोगे सर 1 मीटर पे W लग रहा है तो L पर WL लगेगा। यूडीएल यूनिफॉर्म होता है, रेक्टेंगुलर होता है, रेक्टेंगुलर है तो कहां एक्ट करेगा, सेंटर पर। तो आपने बोला सर ये WL, ये डिस्टेंस L/2। आपने बोला कि सर ये रिएक्शन हो गया,
आपने बोला सर फोर्सेस को हमने वाई डायरेक्शन में 0 कर दिया, तो आर की वैल्यू हो गई WL। ठीक है, बहुत आसान। दो डिफरेंट लोडिंग्स को जोड़ने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं कि ये सिंपली सपोर्टेड है, ठीक है, ओ सॉरी फिक्स्ड एंड है, ये मैंने यूडीएल लगाया और ये मैंने एक पॉइंट लोड भी लगा दिया। यूडीएल की इंटेंसिटी 5 किलो न्यूटन पर मीटर है, ये डिस्टेंस 10 मीटर है और ये 20 किलो न्यूटन है। चलो अब आप मुझे सपोर्ट पे बताओ कितना रिएक्शन आएगा। व्हाट इज द रिएक्शन एट द सपोर्ट? आपने बोला सर कोई दिक्कत नहीं है, समेशन ऑफ फोर्सेस वाई डायरेक्शन में 0 कर दीजिए। तो समेशन ऑफ फोर्सेस को वाई डायरेक्शन में 0 कर दीजिए। तो भाई एक तो रिएक्शन आ रहा है आर ए, नीचे डायरेक्शन में लग रहा है 20, 1 मीटर पे 5, 10 मीटर पे 50, ये नीचे लग रहा है 0। तो आर ए की वैल्यू आ गई 70 किलो न्यूटन। सबने आंसर बताया, बहुत अच्छी बात है। अब थोड़ा सा चीजों को बदलते हैं, ठीक है, अब हमें लग रहा है कि हाँ भाई सीख रहे हैं। अब देखते हैं इसका आंसर कितने बच्चे देते हैं। तो बच्चे मैंने क्या करा, इस बार यूवीएल का केस लेते हैं आपके। ये बच्चे 10 किलो न्यूटन पर मीटर की इंटेंसिटी है, ये 5 मीटर है, ठीक है, ये यूवीएल लग रहा है, ये पॉइंट ए है। चलो अब मुझे बताना है रिएक्शन एट ए कितना होगा। भाई बहुत बढ़िया, क्या बात है। आप बोलोगे सर फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं, सबसे पहले ये रहा रिएक्शन। आपने बोला सर अभी हमने पढ़ा लोड का एरिया निकाल लो, तो हाफ इंटू डब्ल्यू इंटू एल, तो 10 इंटू 5 50 बाई 2 25, तो ये वैल्यू आ गई 25 किलो न्यूटन। यहां से कितना 5/3, ये डिस्टेंस हो गया L/3 और ये हो गया 2L/3 और ये वैल्यू हो गई 25 और ये हो गया रिएक्शन। तो आपने बोला कि सर आर ए की वैल्यू हो गई 25 किलो न्यूटन। ठीक है, सिंपली सपोर्टेड के बहुत आते हैं क्वेश्चंस, डोंट वरी। एक केस और करते हैं फिर सिंपली सपोर्टेड करेंगे। तो बच्चे ये हो गया कैंटिलीवर। अब यहां पर क्या किया इस बार, ट्रैपेजॉइडल लोडिंग लगाएंगे, बट थोड़ी अलग से ट्रैपेजॉइडल। ठीक है, तो बच्चे ट्रैपेजॉइडल लोडिंग लग रही है 10 मीटर 8 किलो न्यूटन पर मीटर। ये इंटेंसिटी जो है, ये जो इंटेंसिटी है ये 6 किलो न्यूटन पर मीटर है। चलिए अब मुझे बताइए सपोर्ट पर कितना रिएक्शन आएगा। अब सपोर्ट पर कितना रिएक्शन आएगा। सीताराम क्या हो गया? आप बोलोगे सर ट्रैपेजॉइड का एरिया निकाल लेते। आप बोलोगे कि सर टोटल लोड एरिया ऑफ लोडिंग है और ट्रेपीजियम का एरिया होता है A + B
इंटू एच बाई टू। तो अपोजिट जो पैरेलल साइड्स हैं उनका सम, तो 6 प्लस 8, इनके बीच में जो डिस्टेंस है उसका हाफ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 14 इंटू 5, तो ये वैल्यू होगी 70 किलो न्यूटन। कहाँ एक्ट करेगा सेंट्रॉइड, वो हमें फॉर्मूले से निकालना पड़ेगा, बट हम ये बात समझ गए कि अगर हम समेशन ऑफ फोर्सेस को वाई डायरेक्शन में 0 कर दें तो आर ए ऊपर और 70 नीचे, तो आर ए की वैल्यू हो गई 70 किलो न्यूटन। ठीक है बच्चों? ओके, कोई नहीं, आप WL2 लिख दो, मैं समझ जाऊंगा यार, वो L स्क्वायर ही लिखा होगा। बच्चों महत्वाकांक्षाओं को नए पर दें। ये तो आपको बहुत ही आसान लगे होंगे कि सर ये तो बहुत ही आसान है, क्या दे दिया मेरे को आपने इतने होशियार बच्चे को। आओ महत्वाकांक्षाओं को नए पर देते हैं। एक बड़ी ही अलग टाइप की लोडिंग देता हूं मैं आपको, देखते हैं कौन है यहां पर जो इस लोडिंग को सॉल्व कर सकता है। बच्चों लोडिंग जो है वो है W0 साइन, एक सेकेंड, साइनोसोडल लोडिंग है, जस्ट पाई एक्स होता है समथिंग। एक मिनट रुको, मैं ये लोडिंग दे रहा हूं, ये आपको ऊपर से नीचे तक घुमाएगा आपकी धुरी पर, एक्सेस पर। देखते हैं कितने बच्चे आंसर देते हैं इसका। जस्ट गिव मी एक मिनट, बस चेक कर लो मैं। लोडिंग है W इज इक्वल्स टू W0 साइन, ये N नहीं है, पाई एक्स बाई एल, ये लोडिंग है, ये लेंथ L है। ये कैसी लोडिंग है? साइनोसोडियल लोडिंग है। तो बच्चे इस बीम पर जो लोडिंग है वो साइन की फॉर्म में है। अब मैंने आपसे बोला कि बताइए रिएक्शन सपोर्ट पर कितना होगा, व्हाट इज द रिएक्शन एट द सपोर्ट। अब आप बोलोगे कि हे भगवान ये क्या हो गया, ये क्या आ गया मेरे सामने। थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, अच्छा सा क्वेश्चन है, थोड़ा पिछले क्वेश्चन तो बहुत आसान थे, थोड़ा एक मेहनत वाला क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चे x का जो डिस्टेंस है, x इज फ्रॉम सपोर्ट, x जो डिस्टेंस है वो सपोर्ट से लिया गया। तो आपने एट x इक्वल्स टू 0 करा, तो x की वैल्यू 0 रख दीजिए, तो साइन 0 हो गया, साइन 0 0 होता है, लोडिंग इज 0। आपने x की वैल्यू, ये मैं लिख देता हूं, W 0 हो गया, आपने x की वैल्यू L रखी, L से L कटा, साइन पाई। साइन पाई क्या होता है किसी को पता है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन पाई? 1 2 -2 -5 -10,000। बच्चे ये बात याद रखिए कि साइन n पाई, अगर साइन n पाई, n होल नंबर है, तो साइन पाई हमेशा 0 होता है। ठीक है, तो W0 इज 0 हो गया, तो मतलब यहां पर और यहां पर दोनों जगह लोडिंग इंटेंसिटी 0 है। अब आपने लिखा एक्स एल बाई टू, एल बाई टू रखो, एल से एल कटा, साइन पाई बाई टू कितना होता है? 1। तो बच्चे साइन इस तरीके से होता है, और एल बाई टू पर, एल बाई टू पर लोडिंग इंटेंसिटी कितनी हो गई? W0। तो ये साइन फॉर्म में लोडिंग है। पहले मुझे बताओ, ये हवा लगी कुछ की, हुआ क्या यहां पर? साइन पाई की वैल्यू नहीं पता है, इंजीनियर बनना चाहते हो तुम लोग, साइन पाई नहीं पता है क्या होता है? हा 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 हा, ओ हो। देखो बेटा, क्वेश्चन आपको ये कह रहा है कि एक बीम पर साइन की फॉर्म में लोडिंग लग रही है और इस फॉर्मूले से लोडिंग लगे, तो आपको शेप बनानी पड़ेगी।
इन्होंने बोला x जो डिस्टेंस है वो सपोर्ट से, तो x को 0 रखो, तो साइन 0 आ गया, साइन 0 0 होता है, मतलब सपोर्ट पर लोडिंग इंटेंसिटी नहीं लग रही। x की वैल्यू l रखो, l से l कटा, साइन पाई भी 0 होता है, मतलब दूसरे एंड पर भी लोडिंग इंटेंसिटी नहीं है। अब आपने क्या करा, x की वैल्यू l/2 रखी, सेंटर पे चेक करना चाह रहे हो, l/2 रखो, l से l कटा, साइन पाई/2 1 होता है, तो W0 के इक्वल हो गया। तो ये लोडिंग इंटेंसिटी आ गई। मैंने आपसे पूछा कि यार रिएक्शन बताओ, रिएक्शन कितना आएगा, आपने बोला सर सिंपल सा कंसेप्ट ये है कि इस क्वेश्चन के हिसाब से जो रिएक्शन RA है वो टोटल लोड के इक्वल आना चाहिए। अब साइन अभी तक क्या था, अभी तक ट्रायंगल था या ट्रेपेजॉइडल था, तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पता था टोटल लोड का। आपने बोला सर एरिया ऑफ फिगर निकाल देंगे तो आंसर आ जाएगा। अब जैसे यहां पे ट्रेपेजॉइडल का एरिया लिया, ट्रायंगल का एरिया लिया, यूडीएल में रेक्टेंगल का एरिया लिया, अब आपको यह पता करना है कि इस फिगर का एरिया क्या होना चाहिए, और ये है मैथमेटिक्स। कैसे आएगा एरिया, आप बोलोगे सर एरिया इस फिगर का इंटीग्रल y dx होता है। मैथ्स पढ़ी है आप लोगों ने, इंटीग्रल y dx इज द एरिया ऑफ एनी कर्व। y एक्सिस पर क्या है, y एक्सिस पर आप बोलोगे सर ये लोडिंग है, लोडिंग है y एक्सिस पे, x पर तो डिस्टेंस है और y पर लोडिंग है, मतलब W0 साइन पाई x/l, इसका इंटीग्रेशन, x का इंटीग्रेशन, x की वैल्यू वेरी कर रही है 0 से लेकर l तक। x इक्वल्स टू l क्यों लिया, क्योंकि हमें लोडिंग इंटेंसिटी बनानी है ना, फिगर बनानी है ना। साइन वेव कैसे ट्रेवल करती है, साइन वेव ऐसे ट्रेवल करती है। हमें ये देखना है कि लोडिंग की शेप क्या होगी, ये शेप होगी लोडिंग की। आपने बोला अब ये इंटीग्रेशन है, अब क्वेश्चन खत्म हो गया, जो भी एरिया आएगा टोटल लोड होगा वो रिएक्शन के इक्वल आ जाएगा। तो W0 बाहर रखा, साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस, तो मैं माइनस यहां लिख देता हूं, तो कॉस कितना आया, पाई x/l, अपर लिमिट l, लोअर लिमिट 0, मल्टीप्लाइड बाई x के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दीजिए। अब जैसे कि मैं कमेंट सेक्शन में जो जोश और उत्साह देख रहा हूं, मैं पूरा श्योर हूं कि इंटीग्रेशन का आई आप लोगों को नहीं पता है कि क्या होता है, तो पता कर लो। अभी तक वो अर्जी फर्जी क्वेश्चन थे तो सब हीरो बन रहे थे, एक ढंग का क्वेश्चन दिया है तो सन्नाटा आ गया है। एल रखो तो कितना हो गया, ये कॉस पाई माइनस कॉस 0, एल रखो, एल से एल कटा, कॉस पाई 0 रखो, कॉस 0, तो ये हो गया माइनस W0 एल पाई। प्यारे बच्चों कॉस पाई -1 होता है, कॉस 0 1 होता है, बट माइनस साइन है, तो -2 माइनस माइनस कट गया, तो ये हो गया 2W0 L बाई पाई। दिस इज द टोटल लोड। कोई बच्चा मुझे ये बोल देना सर ये तो मैंने जीवन में सब कुछ नहीं पढ़ा, तो मैं बिल्कुल नहीं मान सकता ये बात। स्कूल की मैथमेटिक्स में पढ़ते हो आप ये सब, अब जो बोला सर डिप्लोमा ये वो, डिप्लोमा भी पढ़ता है। तो बच्चे टोटल लोड ये आ गया, और टोटल लोड इस केस में किसके इक्वल है, रिएक्शन के। तो रिएक्शन RA की वैल्यू क्या आ गई, 2W0 पाई बाई, दिस इज द आंसर। थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करो, ये क्वेश्चन कोई ऐसे क्वेश्चन है कि एकदम आउट ऑफ दिस वर्ल्ड है और मार्स कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आए हैं कि सर मार्स में इंजीनियरिंग सर्विसेज की सीटें निकली थी उसका क्वेश्चन है, नहीं इसी पृथ्वी लोक के ही क्वेश्चन है ये, और आ सकते हैं। बहुत बढ़िया भाई, किसी को समझ में आया, क्योंकि मोस्टली को तो नहीं आया होगा। टीचर नोज हिज और हर स्टूडेंट्स, ये तो मैं श्योर हूं कि 80% को तो नहीं आया भाई, कोई 20% को आया क्या, हा, ओहो हो, क्या बात है। अरे एक को आया बस, मैं तो इधर ही खुशी के मारे रो पड़ूंगा। अरे 2, ये कैसे, मैं ये क्या देख रहा हूं मैं, 3, हे भगवान, बस ज्यादा इससे ज्यादा महत्वाकांक्षा ही नहीं। एक बार ही पढ़ने की कोशिश करना, समझ में आ जाएगा।
अब बच्चों एक सर्टेन टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत आते हैं और मैं आपको एक बहुत बढ़िया ट्रिक सिखाने वाला हूं कि खुशी के मारे आप नाच उठेंगे। तो बच्चे देखो, बहुत बढ़िया चीज आप सीखने वाले हो। सोम में भी हम इस चीज को दोबारा पढ़ेंगे और अभी भी आप देख लो। तो बच्चे मैंने क्या करा, ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम है। सिंपली सपोर्टेड बीम में एक एंड हिंज्ड होता है और एक रोलर सपोर्ट होता है, और इस पर मैंने क्या करा, एक पॉइंट लोड लगाया। अगर आपने ये केस समझ लिया तो आप सारे केस समझ जाओगे। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज लोड डब्ल्यू। सी का डिस्टेंस ए पॉइंट से ए है, सी का डिस्टेंस बी पॉइंट से बी है, ये लेंथ एल है। तो प्यारे बच्चों अगर हम बात करें रिएक्शन की, तो एक रिएक्शन तो आएगा आर ए और एक रिएक्शन आएगा हॉरिजॉन्टल, और रोलर सपोर्ट पर एक ही रिएक्शन आएगा विच इज आर पी। तो एक तरीके से ये फ्री बॉडी डायग्राम हमने बना दिया। कोई भी हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन जीरो है। तो ये आर ए है, ये आर पी। आपने बोला सर समेशन ऑफ फोर्सेस वाई डायरेक्शन में जीरो है, तो आर ए प्लस आर बी माइनस डब्ल्यू जीरो के इक्वल होना चाहिए। तो आर ए प्लस आर बी डब्ल्यू के इक्वल हो गया। ठीक है बच्चों, कायनात को बदल देने वाली चीज सीख रहे हैं हम। मैंने आपको अभी पढ़ाया कि हिंज और रोलर सपोर्ट पर मोमेंट जीरो होता है। ठीक है, तो ये बात याद रखिए कि जो मोमेंट है ए पर वो जीरो होगा। ठीक है, अब मोमेंट कैसे निकालते हैं ये भी हमने पढ़ा। अभी मैंने आपको पढ़ाया था मोमेंट क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो आपने बोला सर आरबी के लिए मोमेंट देखते हैं, तो आरबी कहां पर मोमेंट देख रहे हैं, ए पर। तो बच्चे आरबी और ए के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, एल, आरबी इंटू एल। ये आरबी ए के अबाउट कैसा रोटेशन लेकर आ रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज, नेगेटिव मान लीजिए। आपने बोला सर अब एक फोर्स मेरे को दिखी डब्ल्यू, ए के अबाउट मोमेंट देख रहे हैं, तो लोड और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, ए। तो आपने बोला सर डब्ल्यू इंटू ए। आरबी को भूल जाइए, सिर्फ डब्ल्यू को देखिए। डब्ल्यू ए के अबाउट कैसा रोटेशन ला रहा है, क्लॉकवाइज, इसको पॉजिटिव मान लीजिए। आर ए से ही पास हो रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो है, तो इसको जीरो कर दीजिए। तो बच्चे अब आर बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी डब्ल्यू ए बाई। तो एक ट्रिक है, ट्रिक क्या है कि अगर एक लोड लग रहा है और आपको आर बी निकालना है, तो आप लोड से लेफ्ट हैंड साइड का डिस्टेंस मल्टीप्लाइड करा डिवाइडेड बाई टोटल डिस्टेंस कर दिया, तो आपको रिएक्शन पता चल जाएगा। ठीक है, अब हमें पता है कि आर ए प्लस आर बी डब्ल्यू के इक्वल है, तो आर ए डब्ल्यू माइनस आर बी हो गया, तो डब्ल्यू आर बी कितना हो गया, डब्ल्यू ए बाई एल हो गया। एलसीएम लिया, ये हो गया डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू ए। डब्ल्यू कॉमन लिया, एल माइनस ए बाई एल। प्यारे बच्चों आप क्लियरली देख सकते हो कि एल माइनस ए क्या है, बी। ये वैल्यू आ गई डब्ल्यू बी बाई एल। आप बोलोगे सर शॉर्ट ट्रिक क्या है, अभी समझाऊंगा मैं आपको। तो अगर एक पॉइंट लोड लग रहा है आर ए, ये सबसे ज्यादा आता है एग्जाम में, तो डब्ल्यू इंटू जो राइट हैंड साइड का डिस्टेंस है बी डिवाइडेड बाई एल। पहले आप मुझे बताओ आर ए आर बी क्लियर है, एक सवाल सब बताएंगे यस या नो। आर ए आर बी क्लियर है, कैसे आया, अब देखो इस एक सिंपल रूल से बहुत कुछ पढ़ेंगे अब हम। आप सोम के 90% क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो इस चीज से। ठीक है, अब देखो बच्चे मैंने क्या करा, मैंने आपको एक बीम दी, मैंने बोला एक सिंपली सपोर्टेड बीम है और ये रिएक्शन लग रहा है।
ओ सॉरी, लोड लग रहा है, ये रिएक्शन हो गया इधर, ये रिएक्शन हो गया इधर। मैंने आपसे बोला लेट से ये वैल्यू 20 किलो न्यूटन है, ये 2 मीटर है, ये 3 मीटर है, ये 5 मीटर है, ये ए है, ये बी है, ये सी। मैंने आपसे बोला आर ए और आर बी बताइए कितना है। बहुत आता है ऐसा क्वेश्चन। आपने बोला सर एक ही तो लोड लग रहा है, आर ए होगा डब्ल्यू बी बाई एल। आपने बोला सर डब्ल्यू कितना है 20। आपने बोला सर बी कितना है 3। आपने बोला सर एल कितना है 5। 5 से कटा 4 बारी, 4 तिया 12। आपने बोला सर आर बी डब्ल्यू ए बाई एल होता है, डब्ल्यू कितना है 20, 2, एल कितना है 5, ये कितनी बारी कटा 4, 8 किलो न्यूटन। आपने बोला सर दोनों को ऐड करा, 12 और 8 20, 20 आ गया। बच्चों बात समझ आई? मतलब आज की पूरी क्लास, वैसे होता है ना कि एक मूवी चलती है, शुरुआत में आपको इतना नहीं उसमें इंटरेस्ट आता, बट लास्ट में जो एंड होता है ना, जो डायरेक्टर आपको उस एंड की तरफ लेकर आता है, बोलते हो क्या गजब एंड है। पूरा सेशन इसके लिए था, इस एक कंसेप्ट को सीखने के लिए। क्योंकि अगर आपने ये कंसेप्ट सीख लिया, अब आप देखो क्या लाइफ बदलेगी। जैसे मान लो मैंने आपसे बोला कि ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम है और इस पर ये ट्रायंगुलर लोड लग रहा है, इस तरीके से ये ट्रायंगुलर लोड लग रहा है, ठीक है। ये रिएक्शन आर ए हो गया, ये रिएक्शन आर बी हो गया। लेट से ये 6 किलो न्यूटन पर मीटर है और ये 10 मीटर है। मैंने आपसे बोला आर ए आर बी बताओ क्या होगा। आपने बोला सर हम इस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाएंगे हम? देखो ये रूल हर लोडिंग पर लगेगा, हर लोडिंग पर, हर बीम पर। तो आप बोलोगे कि सर हम क्या करेंगे, अभी हमने पढ़ा, अभी टोटल लोड कितना है इस ट्राइंगल का एरिया, 6 इंटू 10 60/2 कितना हो गया 30। तो 30 हो गया, ठीक है। कहां पर एक्ट करेगा ये? बेस से 1/3 डिस्टेंस पर। तो ये कितना हो गया 10/3, ये कितना हो गया 20/3 और ये कितना हो गया। अब फिर से बच्चों ये वही वाली बात आ गई, ये आर ए, ये आर बी। तो आर ए क्या हो गया डब्ल्यू बी बाई एल। डब्ल्यू है टोटल लोड कितना है 30, बी कितना है 20/3 और एल कितना है 10 मीटर। तो आपने बोला सर 0 से 0 कटा, 3 से ये 10 बारी कटा, तो ये वैल्यू आ गई 20 किलो न्यूटन। आपने बोला सर वैसे टोटल लोड 30 है जिसमें आर ए 20 है, तो बचा हुआ आर बी होगा, तो आर बी 10 किलो न्यूटन ही आना चाहिए, बट आप चेक भी कर सकते हो। आपने बोला कि सर ये होगा डब्ल्यू ए बाई एल, टोटल लोड कितना हो गया 30 इंटू ए हो गया 10/3, टोटल डिस्टेंस है 10, ये कटा 30 से कटा 10 किलो न्यूटन। यस बिल्कुल सही बात। क्रिस्टोफर नोलन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डायरेक्टर एवर। कोई मूवी ऐसी नहीं उनकी जो मैंने ना देखी हो, ओपनहाइमर के अलावा। ओपनहाइमर नहीं देख पाया मैं अभी तक। मैं उन्हें तब से जानता हूं जब उन्हें कोई नहीं जानता था। मोमेंटो मूवी आई थी उनकी, एक गजनी मूवी जो थी वो मोमेंटो से इंस्पायर्ड थी। पहले बच्चों मुझे बताओ समझ आया ये? हल्का स्टेयर वाला क्वेश्चन, हाँ वो भी करेंगे करेंगे यार, वो भी पहले इसको तो देख लें एक बारी। चलो अब मैं तुम लोगों को एक क्वेश्चन देता हूं, तुम लोग सॉल्व करो। बच्चों थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन दे रहा हूं। यूडीएल लग रहा है और एक पॉइंट लोड लग रहा है। पॉइंट लोड 10 किलो न्यूटन पर मीटर का है,
2 मीटर ये डिस्टेंस है, 3 मीटर ये, तो टोटल डिस्टेंस हो गई 5 मीटर। 10 किलो न्यूटन, मीटर नहीं, 10 किलो न्यूटन का तो पॉइंट लोड है ना, 10 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड है। और जो यूडीएल लग रहा है वो 6 किलो न्यूटन पर मीटर का है। अब आप मुझे आर ए और आर बी बताओ कैसे आएगा। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि सर ये तो दो डिफरेंट लोडिंग है, इनको कैसे सॉल्व करेंगे। आप इसको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से सॉल्व करो। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है, आप दो डिफरेंट बीम मानो। आप ये मानो कि एक बीम वो है जिसपे 10 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड लग रहा है और एक बीम वो है जिस पर यूडीएल लग रहा है। आपने बोला कि सर इंडिविजुअल रिएक्शंस निकाल के अब हम इनको ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये वैल्यू 10, 2, 3, तो बच्चे आर ए कितना, इसको आर ए 1 बोल देते हैं। कितना हो गया, 10 इंटू 3/5, कितना हुआ ये 5, 2, 6 किलो न्यूटन। अब ये कैसे आएगा बच्चे, कितना है ये 6 किलो न्यूटन पर मीटर है और लेंथ कितनी है 5 मीटर। तो RA2 कैसे आएगा भाई, 1 मीटर पे 6 लग रहा है, 5 पे कितना लगेगा 30, सेंटर पे 30 लगेगा बच्चे। आर और आरबी पर आधा आधा बट जाएगा, तो ये 6 पंजे 30, तो यहां आ गया 15। अब टोटल रिएक्शन कितना होगा, आर ए कितना होगा, RA1 प्लस RA2, 6 प्लस 15, 21 किलो न्यूटन। प्रणाम मेरे बच्चे, अरे बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया, वेरी गुड। सिमिलरली RB1 निकालो। RB1 क्या आएगा, 10 इंटू 2 20, 20/5 4 किलो न्यूटन, और ये वैल्यू तो 15 किलो न्यूटन ही आएगी। तो बच्चे RB कितना आ गया, 4 प्लस 15, 19 किलो न्यूटन। बात समझ आई बच्चों? बहुत बढ़िया ट्रिक है ये, बहुत फायदा करेगी आपको। एक और क्वेश्चन करते हैं। अब देखो कितना ही मुश्किल कर सकते हैं हम इसको, यूडीएल भी लगा लेंगे, यूवीएल भी लगा लेंगे, सब कुछ लगा दो, बट ये बेसिक कंसेप्ट आपको समझ में आ जाना चाहिए। 10 किलो न्यूटन है, ये 20 किलो न्यूटन है, ये डिस्टेंस 2 मीटर है, 3 मीटर है, और ये भी 3 मीटर है। ये ए है, ये बी है। आप मुझे आर ए और आर बी बता। इसमें अभी भी बहुत कुछ है, बट वो हम सोम में सीखेंगे। यहां हमने बेसिक सीख लिया है, जैसे बीच में मोमेंट लग रहा हो तो क्या होगा, तो रिएक्शंस कैसे आएंगे, ठीक है। क्रैंक पर लोड लग रहा है तो क्या होगा, वो सब हम सोम में आराम से डिटेल में पढ़ेंगे। आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर 2 पॉइंट लोड मान लेते हैं। अब देखो दिमाग में कैलकुलेशन होनी चाहिए। तो पहला लोड हो गया 10, 10 से राइट हैंड साइड का डिस्टेंस कितना हो गया, 3 + 3 6/8, टोटल लेंथ 8 है। अब दूसरा लोड लिया 20, 20 से राइट हैंड साइड का डिस्टेंस 3/8, कितना हो गया 60/8 प्लस 60/8, 120/8, 15 किलो न्यूटन। अब आपको आर बी पता करना है। टोटल लोड कितना है, 10 और 20 30। भाई साहब ये कैसे, सिमेट्रिकल था नहीं, बट लोड इक्वल आ गए।
15 किलो। मेन कंसेप्ट क्या है, जो भी लोडिंग दे रखी है उसको पॉइंट लोड में बदल दीजिए और WB/L WA/L लगा दीजिए, चाहे वो UDL हो चाहे वो VDL हो। अब यहां पर दो डिफरेंट लोडिंग थी, तो एक बारी इसको मान के सॉल्व करिए, एक बारी इसको मान के सॉल्व करिए और ऐड कर दीजिए। बात समझ आई प्यारे मासूम बच्चों? अब इस पर अनगिनत क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब जैसे मान लो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, होमवर्क क्वेश्चन है, पूरी कोशिश करूंगा मैं कि इस क्वेश्चन में हर टाइप की लोडिंग डाल दूं मैं, मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन बनाया जाएगा, कुछ नहीं छोड़ा जाएगा इसमें। तो इसमें क्या है, ये एक तो ये लग रहा है भैया बीम पर, और एक ये लग रहा है, और एक, अब आपको डर नहीं लगना चाहिए, आपको ये लगना चाहिए अरे कोई बात नहीं है भैया। तो ये बीम है आपकी, ठीक है, सिंपली सपोर्टेड बीम है। सबसे पहले ये ट्रायंगुलर लोडिंग जो है ये 10 किलो न्यूटन पर मीटर है और 6 मीटर ये लेंथ है। ये RA है, ये RB है। फिर बच्चे ये UDL लग रहा है, UDL है, ये वैल्यू 5 किलो न्यूटन पर मीटर है, ठीक है। ये 20 किलो न्यूटन है, ये 2 मीटर है और ये 3 मीटर। अब किसी बच्चों को लगेगा अरे कितनी खतरनाक लोडिंग है, कोई खतरनाक लोडिंग नहीं है। एक बारी पॉइंट लोड मानो, WB/L लगाओ, एक बारी UDL मानो, WB/L लगाओ, और एक बारी VDL मानो, WB/L लगाओ, और तीनों को ऐड कर दो। बात समझ आई बच्चों? 2 और 4, अच्छा सॉरी 6 मीटर है, सॉरी मुझे वो दिमाग में 5 आया, 2 और 4। सबसे बात ये इंपॉर्टेंट है कि आप डर नहीं लगना चाहिए कि UDL UVL पॉइंट लोड, 4 पॉइंट लोड और 3 पॉइंट लोड, और अब कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि हाँ भाई हमने बेसिक कंसेप्ट सीख लिया है। चलो ठीक है बच्चों, तो क्या है कि 4 बजे एक YouTube सेशन है अभी, जहां पर RRB JEE को लेकर कुछ डिस्कस करना है। तो अभी मुझे जाना पड़ेगा, 1-2 मिनट ही रह गए, बाकी कल पढ़ते हैं, ठीक है। इसको पढ़िए, जितने क्वेश्चंस खुद से लोडिंग बनाइए खुद से सॉल्व करिए। बट कल मैं आपको बता देता हूं कल हमने क्या पढ़ना है। कल हम पढ़ेंगे लीनियर मोशन, स्ट्रेट लाइन में जो मोशन है, लीनियर मोशन, ठीक है बच्चों। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टाटा। होमवर्क क्वेश्चन यही था भैया, ये होमवर्क ही तो दिया है ये। अच्छा होमवर्क क्वेश्चन वो लैडर का, यार आज तो मैंने बोला ना अभी टाइम नहीं है, उसको मैं कल सॉल्व करा दूंगा, कल सॉल्व कर लेंगे उसको। बाय बाय, थैंक यू। हाँ हाँ वो मैं समझ गया, होमवर्क क्वेश्चन कल सॉल्व करा दूंगा उसको। बाय बच्चों, ओके।